हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी। मैं धर्मेंद्र आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू में स्वागत करता हूं। आज डेट है 21 अक्टूबर 2020 और दिन है आज वेडनेसडे बुधवार। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले अवधूत नगरी क्या है इसके बारे में देखते हैं। अवधूत नगरी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर आप किसी भी प्रकार की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही हमारी क्लासेस को यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर आप हमें संपर्क करके किसी भी प्रकार की जानकारी को ले सकते हैं। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जैसा कि आपको पता है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, अगर आपको वीडियो को लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डेली वीकली टेस्ट के लिए या फिर वीकली टेस्ट के लिए जो हमारे टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं उनके लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर जो भी कंटेंट इस वीडियोस के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं वो सारे आपके यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो आइए उनको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पेज द हिंदू का फर्स्ट पेज कहता है, पहला आपका एक आर्टिकल है उस पे कि वायरस स्टिल अराउंड, पीएम कॉशंस नेशंस। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये कहा गया है इसमें, मोदी जी ने कहा है, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो वायरस है, एक मिनट गाइस कलर चेंज कर लूं मैं इसका, हाँ, जो वायरस है वो आज भी मतलब यानी कि हमारे पास है, तो हमें सावधानी लेने की जरूरत है। इसमें यही बताया गया इस आर्टिकल में कि वायरस जो है खत्म नहीं हुआ है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ठीक है, और फेस्टिवल से बल्कि हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा क्वेश्चंस बरतने की, सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक न्यूज थी, मैंने आपको बता दिया। सेकंड पे जो इंपॉर्टेंट है आपका एफडीआई ब्लूम है, जो आपका मतलब इसी पेज पे जो सेकंड आर्टिकल है, एफडीआई ब्लूम इन कोविड 19 ग्लूम। आपको पता है जो कोविड 19 जैसे ग्लूम हुआ तो उसमें एफडीआई ब्लूम हो गई, मतलब एफडीआई जो है बढ़ गई। अब ये एफडीआई क्या है? एफडीआई एक्चुअली एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये क्या है? एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है जिसमें क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ओनरशिप, जिसमें ओनरशिप को कंट्रोल करने के फॉर्म में। देखिए क्या कह रहा है, इन ए बिजनेस, मतलब पूरा पढ़ लेते हैं पहले। कंट्रोलिंग ओनरशिप इन ए बिजनेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। इसने क्या कहा है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो क्या करता है, किसी भी बिजनेस के अंदर ओनरशिप को कंट्रोल करता है, ठीक है, चाहे वो एक देश में हो या फिर दूसरे देश की बात कही जा रही हो। इट इज दस डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाय नेशन ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। नेशन ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल के द्वारा ये चल रहा है, ठीक है, और किसके द्वारा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो मेन तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ओनरशिप को, मेन चीज ये है। तो इससे संबंधित जो आर्टिकल आया उसमें ये बताया गया है कि जो एफडीआई है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। 5 महीनों से 2020-21 के जो स्टार्टिंग के मंथ है उसमें देखा गया है कि ये इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और इसी चीज को यहां पर इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में इतनी बात थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब अगला आर्टिकल है, सोल्जर वाज हेल्पिंग हैडर्ड से चाइना। आपको पता है हमारे इंडियन ने एक चाइनीज सोल्जर को पकड़ रखा है, वो उसे नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं जब तक कोई फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होगी, हमारी जो फॉर्मेलिटीज है हम तब तक इसे रिलीज नहीं करेंगे। तो जो चाइनीज है वो क्या कह रहे हैं कि चाइनीज कह रहे हैं भाई जो सोल्जर था वो चरवाहे नहीं होते जो बकरियां वकरियां या भेड़ वेड़ चराते हैं पहाड़ों पे, ठीक है, तो वो कह रहे हैं वो चरवाहों की भाई मदद कर रहा था, ठीक है। तो चाइनीज ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वही है, इंडिया वालों ने कहा भाई जो फॉर्मेलिटीज है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो इस आर्टिकल में यही है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में पहले हम अगले पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 8 जो इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको सिर्फ वो ही बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं सारे पेज कवर करूं। हाँ, अगर इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं वो पेज भी आपके लिए कवर जरूर करूंगा, ठीक है। तो पेज नंबर 8 पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कालेश्वरम इको क्लियरेंस वॉयलेट लॉ। एनजीटी कह रही है, एनजीटी ने बताया है कि जो कालेश्वरम इको क्लियरेंस है,
ठीक, सॉरी, जो कालेश्वरम है वो इको क्लियरेंस के लॉ को वॉयलेट कर रहा है, इको क्लियरेंस के लॉ को वॉयलेट कर रहा है। एनजीटी, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, ये एनजीटी ने कहा है। तो एनजीटी कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो क्या करता है, हेल्ड करता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस को, ठीक है। और इसने क्या कहा, कालेश्वरम जो है आपका लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो KLIP है, इस प्रोजेक्ट को इसने कहा है कि ये वायलेशंस ऑफ लॉ कर रहा है, ठीक है, मतलब लॉ का वायलेशन कर रहा है, वो भी किस लॉ का? इको क्लियरेंस लॉ का, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। और किसके द्वारा ये काम? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में, MOEF एंड CC, ठीक है। It has also observed that accountability needs to be fixed and remedial measures taken. इसमें ये बताया गया है कि इसके लिए ना, मतलब अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने की जरूरत है, ठीक है, और इसके लिए एक अच्छे मेजरमेंट की भी जरूरत है। फॉर दिस पर्पज इट हैज डायरेक्टेड द MOEF एंड CC, इसने इस पर्पज के लिए MOEF और CC को डायरेक्ट किया है कि 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें से वो जो कमेटी होगी EAC, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ठीक है, उनके जो मेंबर होंगे वो इस मैटर को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। आगे बताया गया, इन द जजमेंट पोस्टेड ऑन इट्स वेबसाइट ऑन ट्यूसडे, और ये जजमेंट का पोस्ट हुआ वेबसाइट पे ट्यूसडे को, ठीक है, मींस आप कह सकते हैं कल, ठीक है। और एक जिसमें बताया गया कि एक पिटीशन फाइल की गई है, किसके द्वारा? मोहम्मद हयात उद्दीन के द्वारा। ये कहाँ के हैं? ये सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट हैं, जो कि एक किसान भी है और अफेक्ट हुए हैं डायरेक्टली बाय द प्रोजेक्ट, जिनका ऊपर इस प्रोजेक्ट का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, वो भी सीधा डायरेक्टली, ठीक है। तो उसी के बारे में एनजीटी ने इनसे क्वेश्चन किया है कि भाई तुम इस लॉ को क्यों, मतलब यानी कि वॉयलेट कर रहे हो, और इसके बारे में जवाब मांगा है। तो इस आर्टिकल में आपका यही बताया गया यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। एक चीज और है, एनजीटी जो आया, एनजीटी के बारे में भी देख लेते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनजीटी क्या है? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एक इस प्रकार का एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो इनेबल करता है क्रिएशन ऑफ स्पेशल ट्रिब्यूनल, स्पेशल ट्रिब्यूनल की क्रिएशन को इनेबल कर रहा है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग? टू द expeditious disposal of cases pertaining of environmental issues, environmental issues के रिगार्डिंग जो केसेस होते हैं उनके डिस्पोजल रिगार्डिंग भी ये काम करता है। इस कमेटी की जो रिपोर्ट हुई थी फर्स्टली 24 नवंबर 2009 में, और ये इनेक्ट हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और फिर कार्य शुरू हुआ था 5 मई 2010 से, और इसका जो पहला बिल पब्लिश हुआ था 31 जुलाई 2009 से। तो ये भी गाइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो क्या है? यहां पर इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है कोई खास नहीं है यहां पर, लेकिन एक छोटी सी चीज थी वो मैंने आपको बता दिया। बी कोटेशियस ऑफ री इन्फेक्शन, ICMR। ICMR कह रही है कि भाई री इन्फेक्शन का जो है वो खतरा है, इसलिए सावधानी बरतो। ऐसा नहीं है कि री इन्फेक्ट नहीं होगा, री इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वहां पर यही बताया गया, उस आर्टिकल में देखिए बताया गया है कि कोविड-19 री इन्फेक्शन इन इंडिया इज करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है कि री इन्फेक्शन का काम क्या है या कितना प्रभाव पड़ रहा है। वी आर कलेक्टिंग डेटा ऑन दिस, हम इस पर काम कर रहे हैं। एज पर द नॉलेज, जैसा कि जो सूचना मिली डेट वी हैव नो, जो हमारे पास है, वी अंडरस्टैंड डेट आफ्टर कोविड-19 इन्फेक्शन, कि कोविड-19 की इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज स्टे इन द बॉडी, की जो एंटीबॉडीज है हमारे शरीर में जो रहते हैं लगभग 3 से 5 महीने तक रहते हैं। इफ द पर्सन गेट इन्फेक्टेड अगेन आफ्टर 90 डेज, अगर मान लीजिए 30 दिनों बाद, सॉरी 3 मंथ बाद वो बंदा फिर से बीमार पड़ जाता है, तो उसे री इन्फेक्शन कहा जाएगा। ये ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव जी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए, बलराम भार्गव जी का कहना है, ठीक है, जो कि ICMR के डायरेक्टर है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी आदमी को 3 महीने तक मतलब इन्फेक्शन नहीं होता है और 3 महीने के बाद वो इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसे री इन्फेक्शन कहा जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारे लिए आया है इंपॉर्टेंट एक चीज और, ICMR। ICMR क्या है? द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है।
आईसीएमआर एक ऐसी बॉडी है, अपेक्स बॉडी है भारत की, जो क्या करती है, किसी को फॉर्मुलेट, कोऑर्डिनेट या प्रमोशन, किसके रिगार्डिंग, बायोमेडिकल रिसर्च के प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन या फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग काम करती है। ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडीज है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लीडर इसके बलराम भार्गव जी है, फाउंडर इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फाउंड हुई थी 1911 में। इसका मोटो है भवंती मतलब परीक्षा कारिणो ही कुशला, और इसकी सब्सिडायरी जो है RMRIS अगम कुआन पटना बिहार में, ठीक है जी। तो ये टॉपिक भी हमारा यहां पर क्लियर होता है। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है इसी पेज पर दे रखा है, चाइना अपोज इंडिया ताइवान ट्रेड टाइड। कोई खास आर्टिकल नहीं है, एज ए इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया। इसमें बताया गया है कि चाइना जो है अपोज कर रहा है इंडिया ताइवान के ट्रेड रिलेशनशिप को, ठीक है। आपको पता है इंडिया और ताइवान के रिलेशन जो है वो काफी अच्छे होते जा रहे हैं, और आपको पता है चाइना की आदत है हर चीज में टांग अड़ाना, तो वो इस चीज को भी अपोज कर रहा है। कोई खास नहीं है, बस ये चीज आपका जानना जरूरी था। गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू गिव डिटेल्स ऑफ CIC अप्लीकेंट्स। अगला जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई CIC अप्लीकेंट्स की डिटेल नहीं प्रोवाइड की जाएगी। RTI रिक्वेस्ट जब भेजी गई तो उन्होंने क्या किया भाई, मना कर दिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो कि DOPT कहा जाता है, 139 एप्लीकेशन 139 एप्लीकेशन उन्होंने पोस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रिगार्डिंग प्राप्त किए थे, लेकिन वो लगभग 2 महीने तक खाली थे। हाउएवर इट हैज डिनाइड ए राइट टू इंफॉर्मेशन। तो मतलब इस प्रकार देखा जा सकता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो कैंडिडेट काम करते हैं, जो कमेटी के मेंबर होते हैं, वो यहाँ पर वैकेंट है, वो उनकी सीट जो है खाली है, और उनके लिए जो जानकारियां है, जो उनके लिए जानकारी मांगी जा रही है, वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है CIC अप्लीकेंट के रिगार्डिंग। इस आर्टिकल में आपके ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज और इंपॉर्टेंट इससे निकल कर आ गई, RTI क्या है। तो आइए अब RTI के बारे में हम देखते हैं। RTI मींस पता है आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये क्या है, RTI जो है आपका एक ऐसा मतलब है कि यू हैव वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ RTI कह सकते हो कि RTI के मींस क्या है कि हर नागरिक को अधिकार है कि सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या ऑफिस से, किसी भी राज्य या सरकार से मतलब किसी भी चीज से संबंधित इंफॉर्मेशन वो मांग सकती है, उसकी सूचना मांग सकती है, ठीक है। और ये जो मतलब है कि एज सच रिक्वेस्ट शुड बी प्रोसीड इन टाइमली वे बाय RTI एक्ट के द्वारा मतलब है कि काम हो, टाइम पे हो, तो ये सब RTI एक्ट में इसके लिए मैंडेटरी की गई है। क्या है उसके बारे में थोड़ा हम डीपली देखते हैं, ये चीज है क्या, ठीक है। उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। पहले जैसे मैंने बताया, RTI क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो कहां से कैसे शुरू हुई उसके बारे में देखते हैं। RTI जो है एक्चुअली शुरू कहां से हुई, राजस्थान से। इसकी कहानी जो शुरू होती है राजस्थान से। जब डिमांड फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन इन ए स्मॉल विलेज इन 1987 1987 के अंदर एक छोटे से गांव में राइट टू इंफॉर्मेशन की डिमांड की गई थी, तो कुछ लेबरर जो थे वो रिफ्यूज देयर वेजेस, उन्होंने वेतन लेने से मना कर दिया, क्योंकि इनकंसिस्टेंट उनके प्रमोशन के रिगार्डिंग वहां पर इनकंसिस्टेंसी दिखाई जा रही थी, ठीक है। जो लेबरर थे उन्होंने तुरंत क्या किया, मजदूर किसान शक्ति संगठन को ज्वाइन कर लिया, MKSS को ज्वाइन कर लिया, और फिर जो कि काफी उस समय एक एक्टिव ग्रुप थी, और जो सरकार से डिमांड कर रही थी, ठीक है, कि भाई लोगों को, जो वर्कर को काम मिल रहा है या फिर वर्कर को जो चीज मिल रही है वो उनके रिकॉर्ड के अनुसार वो सही है या गलत है। तो इसमें क्या हुआ, जो पोस्ट ऑफ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट थे, द MKKS फाइनली रिसीव्ड द कॉपीज ऑफ रोल। लास्ट में MKKS ने मतलब मजदूर किसान शक्ति संगठन ने रोल्स की कॉपी प्राप्त की, जिसमें हाईलाइट था ऑफिशियल के करप्शन के बारे में, ठीक है। और ये जो डिस्पेरेंसी थी प्रोवोक्ड MKSS टू कैरी आउट प्रोटेस्ट डिमांडिंग द, और इसी डिस्पेरेंसी के कारण जो MKSS थे उसने राइट टू इंफॉर्मेशन की डिमांड की, जो मतलब यानी कि जो यहाँ पर कह सकते हो ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इसी के कारण उस MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन वालों ने इसकी डिमांड रखी। तो जो इनिशियल ड्राफ्ट था राइट टू इंफॉर्मेशन का RTI का 1996 के अंदर MKSS ने लगभग 40 दिन का प्रोटेस्ट किया, ठीक है, इन बियावार में लगभग 100 एक्टिविटिस्ट ग्रुप के साथ में। जो ये नेशनल कैंपेन था इन लोगों के अधिकार से संबंधित, ठीक है, जो कि उस समय स्टार्टिंग का इनका इनिशियल ड्राफ्ट था राइट टू
इंफॉर्मेशन का। ठीक है, जो आरटीआई एक्ट है, फर्स्ट इटरेशन एट द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। हाँ, आप देखिए, द इनिशियल नेशनल फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2000, जो स्टार्टिंग में नेशनल फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2000 जो पास हुआ था, मर्ज कर दिया गया ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय शौरी कमेटी 1997। शौरी कमेटी 1997 जो ड्राफ्टिंग थी उसके साथ इसे मर्ज कर दिया गया, जो कि बहुत ही असंतोषजनक था, बट वाज पास्ड इन दिसंबर 2002, परंतु इसे 2002 में पास कर दिया गया। ठीक है, एज द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट के रूप में। ठीक है, अब उसके बाद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का रोल क्या था? यहां पर जो यूपीए गवर्नमेंट आई थी मई 2004 में, जो कि पावर में आई थी, एंड स्टार्टिंग द नेशनल एजेंसी एडवाइजरी काउंसिल, उसने क्या किया? एनएसी चालू कर दिया। ठीक है, किसके ऊपर? टू ओवरसीज द आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट के ऊपर ओवरसीज के लिए। ठीक है, ताकि उसमें मॉडिफिकेशन हो सके और इट मोर पार्टिसिपेटरी टू द जनरल पॉपुलेशन, इसमें जनरल पॉपुलेशन की, सामान्य लोगों की जो भागीदारी थी वो बढ़ गई। फाइनल वर्जन जो आरटीआई का आया 2005 में आया, 2004 के बाद, और इसमें क्या हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 15 जून 2005 को, और जो कि 12 अक्टूबर 2005 से इफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जाना कि आरटीआई क्या है। और एक चीज और है, आरटीआई के द्वारा आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू सॉवरन। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन सॉवरन से रिलेटेड है, उसके अलावा आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से आप गेन कर सकते हैं आरटीआई के द्वारा। तो हमने यहाँ पर आरटीआई के जो आर्टिकल था, आरटीआई का मैटर था, उस चीज को भी हमने क्लियर किया कि आरटीआई क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरटीआई के बाद यहां पर आ गया हमारा क्वाड ग्रुप शुड इवेंचुअली बिकेम फॉर्मलाइज्ड। एक मिनट गाइस, देखिए इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है, यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टेफन बेगन, इन्होंने कहा है, ठीक है, यूएस डिप्टी सेक्रेटरी है स्टेट के, कौन है? स्टेफन बेगन। इन्होंने कहा है कि जो क्वाड ग्रुप कंट्री की जो क्वाड ग्रुप है, ठीक है, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, याद रखें क्वाड, क्वाड में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, शुड बिकम मोर फॉर्मलाइज्ड, इन्हें ज्यादा फॉर्मलाइज्ड करने की जरूरत है। और एक बार ये पैरामीटर कोऑपरेशन का जो समझ लिया गया, तो उनकी जो स्टेटमेंट है, तब उनकी स्टेटमेंट आती है, हिज स्टेटमेंट कम्स डेज आफ्टर द डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड। तो उनकी जो स्टेटमेंट ये आई कि किसके, सॉरी, हिज स्टेटमेंट कम्स, उनकी स्टेटमेंट आई आफ्टर द डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के अनाउंसमेंट के बाद में। ठीक है, कि जो ऑस्ट्रेलिया है, 3 क्वाड कंट्री जो थे पहले, ठीक है, तो अब जो मालाबार नवल एक्सरसाइज कर रहे थे, ये उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके ऊपर भी मैंने आपको 2 दिन पहले आर्टिकल में बताया था कि नवल एक्सरसाइज, ठीक है, जो मालाबार नवल एक्सरसाइज है उसमें ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करने की बात कह रहा है। ठीक है, तो उसी की चीज के बारे में यहां पर बताया गया है। अभी क्वाड क्या है? क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, एक ऐसी मतलब इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है देशों के बीच में, किसके बीच में? इंडिया, यूएसए और जापान और प्लस ऑस्ट्रेलिया, 4 देश। ठीक है, इन 4 देशों के बीच में जो क्या करते हैं, एक जिनका एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो कि फ्री, ओपन और प्रोस्परस है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन के रिगार्डिंग। ठीक है, और जो क्वाड का आइडिया है, फर्स्ट जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबी के द्वारा 2007 में आया था, ये विचार उनका जो आइडिया आया था। ठीक है, और दिसंबर 2012 के अंदर शिंजो जी जो शिंजो थे, ठीक है, उन्होंने अगेन एशिया डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के कंसेप्ट को फ्लॉट करना शुरू किया। ठीक है, और इसमें कौन कौन देश शामिल थे? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। ठीक है, और 2017 के अंदर इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, ठीक है, एक शेप दे दिया क्वाड को, क्वाड को एक शेप दे दिया। ठीक है, और ये मैंने बताया किससे रिलेटेड? आपका इंडो पैसिफिक रीजन से संबंध रखता है ये सारा। ठीक है,
तो ये हमारा मैटर जो है यहाँ पर ये आर्टिकल फिनिश हुआ। अब हम एडिटोरियल की तरफ बढ़ रहे हैं। एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है हमारे लिए है फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स इन आसाम, पेज नंबर 7 का है, ठीक है। और ये एडिटोरियल है, इस पे देखिए क्या बताएगी, इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पहले तो वो देखते हैं, ठीक है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल इन आसाम, मेन टाइटल आपका ये डला हुआ है, और यहां पर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, जो ट्रिब्यूनल है एक क्वेसी जुडिशियल बॉडीज है जो ये डिटरमाइन करती है कि एक आदमी जो है वो इलीगली फॉरेनर है या नहीं है, मतलब जो ठहरा हुआ है वो इलीगली फॉरेनर है या फिर नहीं है, लीगल तरीके से ठहरा है वो। एवरी इंडिविजुअल हुज नेम डज नॉट फिगर, ऐसा कोई भी व्यक्तिगत आदमी जिसका नेम जो फिगर नहीं होता फाइनल नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स एनआरसी के अंदर, कैन रिप्रेजेंट हिज और हर केस इन फ्रंट ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो वो उस अथॉरिटी के सामने, जो मेन वहां की अथॉरिटी इससे संबंधित काम करती है, उसके सामने अपने इस बात को रख सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हो गया फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, इसके सामने जैसे कि वो रख सकता है। आसाम में जैसे कि एक एफटी सेटअप हुए जिसमें क्या बताया गया है, स्पेसिफाइड टू हैंडल द केस ऑफ 19.06 लाख पीपल, जो कि एनआरसी के द्वारा मतलब यानी कि लेफ्ट आउट ऑफ द अपडेटेड, अकॉर्डिंग टू अपडेटेड एनआरसी के अकॉर्डिंग लगभग 19.6 लाख पीपल थे जो लेफ्ट आउट हो चुके थे, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है यहां पर अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1946, जो फॉरेनर एक्ट 1946 है उसके तहत, ठीक है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत केवल फॉरेनर जो है ट्रिब्यूनल्स आर एम्पावर्ड टू डिक्लेयर ए पर्सन एज फॉरेनर, केवल फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को ही ये एम्पावरमेंट मिली कि वो एक पर्सन को फॉरेनर डिक्लेयर कर सके। आसाम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक विंग ऑफ द स्टेट पुलिस, टास्क दैट डिटेक्टिंग फॉरेनर, आसाम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट पुलिस की एक विंग है जो क्या काम करती है, डिटेक्शन का काम करती है ऑफ फॉरेनर, ठीक है। रेडीज इन द केस ऑफ, ठीक है, मेन तो वही हो गया। फॉरेनर ट्रिब्यूनल मेंबर, जो जो भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल के मेंबर होते हैं वो अपॉइंट होते हैं अंडर द फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक्ट 1941, 1941 के फॉर्मर ट्रिब्यूनल एक्ट के अंडर में। और जो फॉर्मर ट्रिब्यूनल ऑर्डर है 1940 1984 के अकॉर्डिंग, जो कि गाइडलाइन में दिया गया है टाइम टू टाइम, जिसमें इशू होते रहते हैं, जिसके लिए गाइडलाइन सरकार की तरफ से। और जो मेंबर है, ए मेंबर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू हैव फेयर नॉलेज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, और मेंबर को मतलब यानी कि वहां के लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आसामीज, बंगाली, बोडो, इंग्लिश, इनकी नॉलेज भी फेयर है, मतलब यानी कि कर रखे कि अनिवार्य है। एज वेल एज द कन्वर्सेंट विद द फॉरेनर्स इशू, जैसे कि मतलब यानी कि ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है फॉरेनर के इशू के रिगार्डिंग वो चल ही रहा है, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया फॉरेनर ट्रिब्यूनल इन आसाम। ये क्या है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल क्या है। अब बारी आती है इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। इस आर्टिकल में जो आपका दिया गया है वो बताया गया है, सॉरी गाइस, एक मिनट, एक पेज रह गया है, रुको, नहीं सही है। तो देखिए अब आर्टिकल में क्या दिया गया है, आर्टिकल में दिया गया है कि नूरजहां नेशा है, ठीक है, नूरजहां नेशा है, उसने प्रूव करने को कहा है कि वो, ठीक है, डेट सी इज इंडियन, कि वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल नंबर 4 से पहले जो है वो एक भारतीय है, ठीक है। ये 2016 की, ठीक है, 16 जो हैजो आसाम का मामला है, ठीक है, जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल नंबर 4 इन हैजो आसाम 2016 के अकॉर्डिंग वो एक भारतीय है। और सी प्रोड्यूस सेवरल डॉक्यूमेंट, उसने काफी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए बेस्ड ऑन विच द ट्रिब्यूनल डिक्लेयर्ड हर इंडियन, कि कौन सी ट्रिब्यूनल उसे इंडियन डिक्लेयर कर रहा है। नेशा जो है वन ऑफ द वेरी फ्यू सस्पेक्टेड फॉरेनर, नेशा जो थी एक बहुत ही कम सस्पेक्टेड, मतलब के अकॉर्डिंग बहुत ही कम सस्पेक्टेड फॉरेनर है, जिसे who got the opportunity to defend themselves, जिसे खुद को डिफेंड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है बिफोर दिस ट्रिब्यूनल, इस ट्रिब्यूनल से पहले। और ये एनालाइज किया गया कि 818 ऑर्डर पास हुए हैं इस फॉरेनर ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग जून 2017 से लेकर दिसंबर 13 2019 तक 818 ऑर्डर पास हुए गाइस, ठीक है। और इस आर्टिकल में पुलिस के द्वारा की क्या क्लेम बताया गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर फॉलोड सेट टेम्पलेट्स विद ओनली द नेम्स ऑफ द पर्सन, पुलिस स्टेशंस
एंड द डेट्स बीइंग चेंज्ड। मेजॉरिटी क्या देखी जा रही है वहां पर टेम्पलेट्स के अंदर कि नाम क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, उनके डेट्स किस दिन चेंज हुए, ये सारी चीजें। जो डिस्क्रिप्शंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बाय द पुलिस वो क्वेश्चनेबल है कि भाई किस हिसाब की वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस पर एक पर्सन लगा हुआ है। 733 केस ऐसे हैं जिसपे पुलिस क्लेम टू हैव टू मैट द सस्पेक्टेड फॉरनर, जिसमें मतलब नहीं कि सस्पेक्टेड फॉरनर के मिलने की आशंका या उस पर क्लेम किया जा रहा है, और पुलिस के द्वारा आस्क्ड किया जा रहा है कि दीज सस्पेक्टेड फॉरनर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ देयर सिटीजन्स, कि भाई इन फॉरनर को अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपनी सिटीजनशिप को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। और 570 जो है उसमें लगभग एलजी दिल्ली प्रोड्यूस टू नो डॉक्यूमेंट, 570 ऐसे जिसमें मतलब नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस किए गए जिनके द्वारा, और बहुत ही मुश्किल है उन पे विश्वास करना कि वो एक सिटीजनशिप है, मतलब यानी कि वो सिटीजन है। जो 570 है जिसने अपने डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस नहीं किए उनके लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, 31 केसेज ऐसे हैं जो सस्पेक्ट फॉरेनर के अंदर, बांग्लादेश की बात चल रही है गाइस अब ये, ठीक है, बांग्लादेश की बात चल रही है कि 31 केसेस ऐसे हैं जिसपे सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो सस्पेक्टेड फॉरेनर है और अलाउड टू रिफ्यूट द एलिगेशन मेड अगेंस्ट देम, और उन्हें अपने खिलाफ जो एलिगेशन है उसे रिफ्यूट करने का अनुमति दी गई है। ऑल दिस 31 ऑर्डर, जो ये 31st ऑर्डर, जो मतलब 31 ऑर्डर जो सारे पास किए गए सेम ट्रिब्यूनल मेंबर के द्वारा किए गए थे, और जो प्रोग्रेशन ऑफ हर कैरियर एज ए मेंबर ऑफ द फॉरेनर ट्रिब्यूनल गिविंग अस लिंकिंग ऑफ हाउ द disparate search for Bangladesh in Assam has tainted the quasi-judicial process of citizenship claims. He was appointed as the member of मतलब वो बताया जा रहा है कि जो ये प्रोग्रेस है उसके कैरियर का एज ए मेंबर ऑफ फॉरेनर ट्रिब्यूनल, मतलब फॉरेनर ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में, लिंकिंग एस एंड लिंकिंग ऑफ हाउ द डिस्परेट सर्च, कि बांग्लादेश के अंदर जो सर्चिंग चल रही थी, ठीक है, कि आसाम ने जो टेंटेड किया क्वासी जुडिशियल प्रोसेस को सिटीजनशिप क्लेम को लेकर, शी वाज अपॉइंटेड एज मेंबर, और उससे जुलाई 2015 में ट्रिब्यूनल का एक मेंबर घोषित कर लिया गया था, अपॉइंट कर लिया गया था, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। तो ये सारी चीजें इसमें कहेगी, मेन मैंने आपको बता ही दिया कि ये है क्या, एक्चुअली यहाँ पर आपके लिए था फॉरेनर ट्रिब्यूनल क्या है, ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन जो लिखा है मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। इंपॉर्टेंट आपके लिए फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक्ट क्या है, जो पिछले पेज में आपको करवा चुका हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, खैर टाइटल है, अब बाकी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, यही लास्ट बचता है एडिटोरियल। एडिटोरियल में क्या है, इसमें बताया गया है कि इंक्लूसिव पॉलिटिकल डिसीजन गवर्नमेंट्स वोन अनदर टर्म ऑफ एडर्न इन न्यूजीलैंड। इसमें बताया गया है कि न्यूजीलैंड के एडर्न है, ठीक है, मतलब यानी कि उनसे काफी बात की जाए तो एक ऐसी शख्सियत है जिसने कोविड-19 के इस टाइम पीरियड में भी काफी अच्छा काम किया है और लोगों की मदद भी की है, तो वो उनकी एक कहानी मतलब कहानी क्या, उनके बारे में तारीफ की गई है, उस तारीफ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कोई खास चीज नहीं है ये भी। ओके, बस इतना ध्यान रखना, उसका नाम जो था जैकिंडा आर्डन है, ठीक है। सैटरडे को पार्लियामेंट्री इलेक्शन में न्यूजीलैंड में वो इलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक। बस अब गाइज यहाँ पर हमारा एडिटोरियल प्लस आर्टिकल द हिंदू के फिनिश होते हैं। अब यहां से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे लेके आया हूं पीआईबी से, ऑल इंडिया रेडियो से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, मिंट से, ठीक है गाइज, मतलब यानी कि जहां से आपको मिल सके इंपॉर्टेंट वहां से कलेक्ट करके लाया हूं। और ये एक तरह से कह सकते हो आप छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में शक्तिमान तो देखा ही होगा, शक्तिमान खत्म होने के बाद आता था ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए वो चीजें, ठीक है, जीवन में ढालने वाले होते हैं। तो वैसे ही उतने इंपॉर्टेंट चीज ये भी कुछ न्यूज है जो आपको जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं इन बातों को जो कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस inaugurated Indian Oil's compact reformer plant and launched the trial run of Delhi's basis on hydrogen blended CNG या SCNG। मतलब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने इंडियन ऑयल के कॉम्पैक्ट सुधारण संयंत्र का उद्घाटन किया और हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी पर दिल्ली की बसों के ट्रायल रन का भी शुभारंभ कर दिया। मतलब जो बसें चलेगी जो सीएनजी की थी वो हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी के ट्रायल का भी काम उसने शुरू कर दिया है, ये बताया गया है। सेकंड पॉइंट, पेरू की एक प्रसिद्ध नाजका लायंस ने हॉल में ही एक पहाड़ी की ढलान पर आराम करने वाली बिल्ली की नक्काशी करने वाली एक अज्ञात विशाल नक्काशी की खोज के बाद सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी है। कोई खास नहीं है ये इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगले पेज पर चलते हैं, इसी में मिल जाएगा।
3 पेज नंबर सॉरी नेक्स्ट पेज पे जो थर्ड पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो है कि पेरू की एक प्रसिद्ध नाजका लाइंस ने हॉल में ये तो हो गया गाइस, सॉरी ये दोबारा लिख दिया है। शिपिंग के लिए केंद्रीय मंत्री ने वेसल ट्रैफिक सेवाओं और वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के लिए ई लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? ई लॉन्च। किसके लिए? वेसल ट्रैफिक सेवाओं और उनसे मॉनिटरिंग सिस्टम प्रणाली के लिए ई लॉन्च किया है उन्होंने। ठीक है, किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर ने। ओके, शिपिंग के लिए केंद्रीय मंत्री ने। याद रखिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और केंद्रीय स्वास्थ्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्यूरेड का भी शुभारंभ किया है। अब ये क्यूरेड क्या है? क्यूरेड एक ऐसी वेबसाइट है गाइज, क्यूरेड एक ऐसी वेबसाइट है जो मतलब नहीं कि कोविड 19 के दौरान में जो परीक्षणों के बारे में व्यापक जानकारी देती है क्यूरेड। ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट है जो कोविड 19 के नैदानिक परीक्षणों के बारे में जानकारी देती है और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान उद्योग या फिर अन्य सरकारी विभाग और मंत्रालयों के साथ साझेदारी में ये काम कर रही है, उनके साथ मिलकर काम कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 भारत ने ओडिशा के तट से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, याद करें, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। कहां से किया है? ओडिशा के तट से किया है। ठीक है, और अगला जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने यह घोषणा की है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का 6वां संस्करण जो होगा वो स्टार्ट होगा। ठीक है, कब हेल्ड होगा? वो 22 टू 25 दिसंबर 2020 को, ये बताया 6वां संस्करण यहां पर हेल्ड होगा इस तारीख को। ठीक है, अगले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? इसमें बताया गया है कि जो 14 राज्य है, ठीक है, जो 14 स्टेट है जिसने मृदा संचारित हेल्थ मिनेसेसिस, हेल्थ निथेसिस HTH में जो कमी दिखाई है, वो 9 राज्यों ने HTH के सर्वेक्षण में पर्याप्त कमी दिखाई है। ठीक है, इन्होंने तो मृदा संचारित से संबंधित, इन्होंने क्या है? अनुवर्ती संप्रेषण में HTH से संबंधित कमी दिखाई है। और अगला पॉइंट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, याद रखें डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन प्रोक्योरमेंटल मैनुअल 2020 का नया संस्करण जारी किया है। याद रखना इस चीज को भी। अगला जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इफ्को की जैविक संयुक्त उद्यम सिफ्को ने, सिफ्को मतलब सिक्किम के साथ इफ्को, याद रखना सिक्किम के साथ इफ्को ने रंगपो सिक्किम में एक एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण शुरू किया है। और 11वां जो पॉइंट है गाइज, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की मतदान खर्च सीमा जो है वो 10% बढ़ा दी गई है। तो इस प्रकार गाइज हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक और प्लस आज के छोटी छोटी मगर मोटी बातें खत्म होती है। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ ही बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको नई और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ मैं इस क्लास का एंड करता हूं। आप सभी का तहे दिल से फिर से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।